मनोविज्ञान से जुड़े हुए गेट के प्रश्न 2022 की परीक्षा में जो आपके पूछे गए हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर ये है कि प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। तो जैसा आप देख सकते हैं, सेफेलोकॉर्डल मतलब सिर से लेके पैर तक, और प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब एक बॉडी की एक्सट्रीमिटी से लेके दूसरी एक्सट्रीमिटी तक। सो एक एक्सट्रीमिटी से लेके दूसरी एक्सट्रीमिटी तक, चाहे वो पैर हो या हाथ हो, तो हम बोलेंगे कि ये सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होता है। ठीक है, तो इसका आपका तीसरा उत्तर यहाँ पर सही होता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बिहेवियर थेरेपी का हिस्सा नहीं है। बिहेवियर थेरेपी में हम धीरे धीरे चीज़ को परिचित करवाते हैं, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन करते हैं, काउंटर कंडीशनिंग करते हैं या फ्लडिंग करते हैं। काउंटर ट्रांसफरेंस जो होता है वो साइकोडायनेमिक थेरेपी का पार्ट है। तो ये एक मेजर डिफरेंस जो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो ये है। तो यहाँ पर आपका ए, बी और डी जो है वो सही उत्तर होता है, सी आपका जो है वो गलत उत्तर होता है। अब ये हमने वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है, तो मनोविज्ञान के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है, डोर स्टेप ट्यूटर पे, आप वहाँ देख सकते हैं। बिहेवियरिज्म किन किन ने बिहेवियरिज्म को प्रमोट किया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गेट का पेपर है, मल्टीपल करेक्ट मल्टीपल इनकरेक्ट अलाउड होता है। तो यहाँ पर जेम्स जो थे वो फंक्शनलिज्म की बात करते थे, ठीक है, और फ्रॉइड जो थे वो साइको एनालिसिस की बात करते थे। तो ये दोनों ने बिहेवियरिज्म की बात नहीं की। तो बिहेवियरिज्म की बात वॉटसन और स्किनर ने की है। तो वॉटसन और स्किनर आपका यहाँ पर सही उत्तर होता है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से बिहेवियरिज्म के नहीं है। ठीक है, तो इसके हिसाब से सही उत्तर आपका ए और सी होता है। वॉटसन और स्किनर जो है वो बिहेवियरिज्म के प्रणेता थे। बेम की थ्योरी सेल्फ परसेप्शन की क्या थी। बेम ने इन सभी चीज़ों को कहा है। बेम ने कहा है कि सेल्फ परसेप्शन का मतलब हम खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे अंदर सेल्फ डेवलपमेंट कैसा होता है हम उसको समझ रहे हैं, हमारे एटीट्यूड्स कैसे बन सकते हैं, बिहेवियर जो है वो हमारे ज्ञान का सोर्स है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये हमें ये भी बताता है कि व्यक्ति जो है वो अपना एटीट्यूड किस तरीके से बदलता है, क्योंकि उसके एटीट्यूड से उसका व्यवहार बदलता है। ठीक है, तो एटीट्यूड और व्यवहार मतलब एटीट्यूड और बिहेवियर के संबंधों के बारे में भी वो चर्चा करता है। तो बेम की थ्योरी सेल्फ परसेप्शन की बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने इसको डिटेल में कवर किया है। आपको अगर ध्यान हो तो ये वही एग्जाम्पल है कि एक सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स को $20 दिया जाता है और दूसरे सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स को $1 दिया जाता है, और फिर भी ये कहा जाता है कि जिनको $1 मिला उन्होंने ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय किया बनस्पत जिनको कि $20 मिला था। तो यह क्यों है, यह हमारी इंटरनल स्टेट है, वो अंदर से खुश है व्यक्ति, इसलिए उसे वो $1 में भी संतुष्ट है, दूसरा व्यक्ति $20 में भी संतुष्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप एक मैनुअल कार चला रहे हैं 5 साल से और आपने एक नई ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदी है, अब क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि आपको बार बार वो मैनुअल वाले की आदत है गियर बदलने की। तो यहाँ पर क्या है, ये इसको हम बोलेंगे प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब आपने जो नया सीखा है वह आपकी पुरानी चीज़ें उसको बाधित कर रही हैं। ठीक है, तो प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि करंट स्टोरेज जो है वह आपके पुरानी चीज़ों से जो आपने सीखा हुआ है उससे बाधित है। अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने नई मैनुअल कार चलाती थी, फिर मैंने ऑटोमेटिक चलानी सीखी, अब मुझे वापस मैनुअल चलाने में दिक्कत आ रही है, तो वो हो गया रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। आप बात समझ रहे हैं। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि मेरे को पुरानी चीज़ें बाधित कर रही हैं नई चीज़ों के लिए, है ना, पुराना नए के लिए बाधित कर रहा है। पर रेट्रोएक्टिव में क्या होता है, नया जो है वो पुराने पे बाधित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल प्रोएक्टिव का है। इस तरीके के बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके गेट में पूछे जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक कवर करना है। खोलबर्ग की थ्योरी में मोरालिटी की बात की गई है, नैतिकता की बात की गई है। तो नैतिकता का सबसे ऊंचा लेवल माना जाता है, इसलिए उसे पोस्ट कन्वेंशनल कहा जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, नीचे के 2 लेवल्स जो हैं वो प्री कन्वेंशनल है, फिर 2 जो हैं वो कन्वेंशनल है, और ऊपर के जो 2 हैं वो पोस्ट कन्वेंशनल है। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की हम बात करते हैं।
अगला है एक रिसर्च डिज़ाइन है जिसमें अलग अलग एज के लोग हैं और उनको एक साथ स्टडी किया जा रहा है, इसको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल। और अगर एक ही व्यक्ति को अलग अलग समय पे स्टडी किया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो ये कैसा है, क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या है, बी, मतलब अलग अलग व्यक्तियों को एक ही समय पर, मैं समझ रही हूँ क्लास के 100 बच्चे हैं एक साथ एग्जाम ले रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल। एक ही बच्चे का आज एग्जाम लिया, 1 हफ्ते बाद लिया, 2 हफ्ते बाद लिया, 3 हफ्ते बाद लिया, तो वो लॉन्गिट्यूडनल। वो बच्चा कैसा सीख रहा है उसको अगर हम समझना चाहें तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो गई। अब ये बहुत ही सरल सवाल है, आपको मीन ऑफ डिफरेंस दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सीधा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन डिफरेंस इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 5 है, मीन डिफरेंस 14 है, इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 35 के आसपास आपका आंसर बैठता है। तो ये आपका सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस का प्रमुख कार्य क्या है कि आपके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एजुकेशन से जुड़े हुए 100 चीज़ों पे स्टडी किया है, मेरे सर्वे में वो 100 चीज़ें हैं। अब जब मैं रिसर्च कर रही हूँ तो मैं वो इतने सारे 100 पैरामीटर्स तो काम में नहीं ले सकती, मैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल के कुछ 10 कैटेगरी बना दूंगी, हर कैटेगरी में 10-10 चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। तो क्या मतलब हुआ कि मेरे जो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं उनको मैं कम कर रही हूँ। तो पहली तो चीज़ ये हो गई। दूसरा है कि मैं उसमें से कॉमन वेरिएंस निकाल रही हूँ, सब में से क्या कॉमन वेरिएंस है ताकि मैं उसका एक कॉमन स्कोर दे पाऊँ। और हम उन सभी कॉन्सेप्ट्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम सीधे नहीं समझ सकते। डायरेक्टली अगर मैं किसी चीज़ को समझ जाऊंगी तो मैं उसका फैक्टर एनालिसिस नहीं करूंगी। जब इतने सारे वेरिएबल्स हैं मैं उनको सीधा नहीं समझ सकती तो फैक्टर एनालिसिस ज़रूरी हो जाता है। तो यह एक और कारण है। तो यहाँ पर ए, बी और सी आपके तीनों सही कथन यहाँ पर होते हैं। अगला बहुत ही सरल सवाल है, स्वामी के टेस्ट स्कोर में 190 नंबर आते हैं, मीन है 150, स्टैंडर्ड डेविएशन 25 है, तो जी स्कोर कितना हो गया, 190 माइनस 150 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 25 है, तो 40/25 आपका यहाँ पर आंसर हो गया। तो 25 को अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो 2 आता है, 2 से कम है, 1 से ज़्यादा है, तो 1 और 2 के बीच में आपका आंसर आता है। तो 1.6 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है चॉइसेस देख के। जी स्कोर क्या होता है ये हमने स्टैटिस्टिक्स की क्लासों में बहुत डिटेल में समझा है। स्टार्ट की के सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने उसमें एनिमेशन दिखा के इसको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपने वीडियो लेक्चर्स अच्छे से किए हैं डोर स्टेप ट्यूटर के तो कोई कारण नहीं है कि आप इनमें से एक भी सवाल अच्छे से ना कर पाएँ। सारे के सारे सवाल आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें आप पहली चीज़ तो ये बोल रहे हैं कि वर्क में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से लोगों की वर्क वैल्यूज़ है उसको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो वैल्यूज़ हैं उससे एंगेजमेंट कितना है, ठीक है ना। रिलेशन ऑफ वर्क वैल्यू विद एम्प्लॉय एंगेजमेंट, तो वर्क वैल्यू और एम्प्लॉय एंगेजमेंट का रिलेशन तो आप कोरिलेशन से निकाल सकते हैं, बिल्कुल ही सरल है। टी टेस्ट से आप प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बारे में स्टडी कर सकते हैं, 2 ग्रुप्स के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, तो टी टेस्ट लगा सकते हैं। एफ टेस्ट मतलब 1 वे अनोवा की बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो 1 वे अनोवा आप कब लगा सकते हैं, 1 वे अनोवा आप तब लगा सकते हैं जब आप एक ही ग्रुप को, जैसे हम एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट वर्क वैल्यूज़ के अगेंस्ट स्टडी कर रहे हैं कि पब्लिक और प्राइवेट में एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट कितना होगा, तो इसको हम 1 वे अनोवा के द्वारा स्टडी कर सकते हैं। काई स्क्वायर नहीं लग सकता, काई स्क्वायर कैटेगरीज पे लगेगा, आपको एक ही कैटेगरी पता है, दूसरे की कैटेगरी नहीं दी गई है, इसलिए आप काई स्क्वायर यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। तो आपका ए, सी और डी जो है सही उत्तर यहाँ पर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स, बहुत डिटेल में पूछा जाता है, चाहे आपकी गेट की परीक्षा हो, चाहे आपकी नेट की परीक्षा हो। मनोविज्ञान अगर आपने लिया है तो रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वीडियो लेक्चर्स में जैसा कि मैंने कहा हमने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, सरल इंग्लिश भाषा में वो हैं, तो आप ज़रूर उसका लाभ उठाएं। और अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य डालिए, हम जल्द से जल्द उनका निवारण करेंगे।